नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का यह विशेष कार्यक्रम है जिसमें बड़ी गहराई के साथ किसी एक मुद्दे पर हम आपको तथ्यों की जानकारी देते हैं ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहेंगे कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 28 में से 25 और एक सहयोगी के साथ 26 सीटें जीती थी। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत हासिल हुई है, ऐसे में लोकसभा के चुनाव में पिछला प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहराना मुश्किल हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकसभा में दिल्ली में उनके लिए तकलीफ पैदा हो सकती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई पड़े। इस बात की बस सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई कि ऐलान हो जाए। वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं येदियुरप्पा, वो इस बात की पर मुहर लगा चुके हैं और जनता दल सेकुलर भी इस बारे में काफी कुछ कह चुका है। यानी 28 सीटों में से 5 से 4 सीटों पर जनता दल सेकुलर चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई कुछ सीटें जनता दल सेकुलर को देनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों है और क्या जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ आ पाएंगे तो क्या वो कांग्रेस को बड़े पैमाने पर पटकनी दे पाएंगे और उतनी ही सीट जीत पाएंगे जितनी सीटें वो 2014 में या 2019 में जीते थे। क्योंकि पिछली बार जब जनता दल सेकुलर कांग्रेस पार्टी के साथ गया था तो उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार वहां पे हुई थी और जनता दल सेकुलर की भी हुई थी। तो क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, क्या कुछ भविष्य हो सकता है, इसकी पड़ताल करते हैं और हमेशा की तरीके से कार्तिक बत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कार्तिक, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि 2014 में क्या आंकड़ा था, 2019 में क्या आंकड़ा था और खासतौर पर जब हम जनता दल सेकुलर की बात करते हैं तो मैसूर के क्षेत्र में जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे उनका परफॉर्मेंस क्यों रहता, ताकि हमारे दर्शकों के समझ को ये समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जनता दल सेकुलर के साथ जाना चाहती है। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब जेडीएस की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कर्नाटक में होता है, लेकिन कर्नाटक में भी एक सब रीजन पे होता है जो दक्षिण कर्नाटक का इलाका है, जिसे ओल्ड मैसूर कहते हैं। ये वोकलिक का डोमिनेंट बेल्ट है और जेडीएस का जो मेजर वोट शेयर है वो कार्तिक थोड़ा सा और कैमरे के करीब आ जाए तो आपका चेहरा और साफ दिखाई पड़े। आई एम सॉरी। यस, जो वोकलिक का बेल्ट है कर्नाटक में, जहां से जेडीएस का मेजर वोट आता है वो ये दक्षिण की बेल्ट है, उसे ओल्ड मैसूर कहते हैं, जैसा कि आपने बताया। अगर हम 14 की बात करें तो 224 टोटल यहाँ पे असेंबली सेगमेंट्स हैं। उसमें से बीजेपी उस साल कांग्रेस का एक सम्मानजनक प्रदर्शन था। 77 लीड्स आई थी कांग्रेस की, 15 जेडीएस की और 132 लीड्स आई थी बीजेपी की। और उस समय अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस तकरीबन 10 के आसपास सीटें लेकर आई थी कर्नाटक से और मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी कर्नाटक से एमपी बनकर ही बने थे। अगर इसको हम ओल्ड मैसूर के परिप्रेक्ष्य में देखें, आप देखिए कि कितना कंसंट्रेशन जेडीएस का ओल्ड मैसूर में है। जेडीएस के पूरे राज्य में 15 लीड्स थे, उसमें से 14 लीड्स ओल्ड मैसूर से आए थे। कांग्रेस के 77 में 33, यानी लगभग 40 से 50% के बीच। बीजेपी 132 में केवल 10 लीड ओल्ड मैसूर से। कहने का मतलब है बीजेपी का रिलायंस सबसे कम है ओल्ड मैसूर पे, जेडीएस का एज परसेंटेज सबसे ज्यादा है और कांग्रेस का कहीं बीच में है। वोट शेयर जो आप दिखा रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो कांग्रेस का 41% तकरीबन वोट था उस साल पूरे कर्नाटक में, बीजेपी 43 और जेडीएस 11। लेकिन अब अगर हम केवल ओल्ड मैसूर में जाते हैं तो आप जेडीएस का नंबर देखिए, 28% वोट शेयर लाती है। उसका वोट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है उस इलाके में, क्योंकि वोकली का बेल्ट है। फिर अगर आप देखें, बीजेपी इस एरिया में तब अच्छा नहीं करती थी, हालांकि पूरे स्टेट में 43% था, लेकिन इस इलाके में 25% से भी कम वोट शेयर था। इसका मतलब वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म करती थी। कांग्रेस का स्टेबल था, पूरे राज्य में 41 और यहाँ 42। कारण सिंपल है कि बीजेपी जो है उसका जो मेन वोट बेस था कर्नाटक में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, वो लिंगायत, ब्राह्मण, ये सारी कास्ट कैटेगरीज थी। वोकलिगा जेडीएस की कास्ट कैटेगरी थी जो उनका डोमिनेशन था, और कांग्रेस का वोट हर जगह पे था। वो लिंगायत में इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन वोकलिगा में ठीक ठाक वो परफॉर्म कर लेते थे। तो ये थी 14 की तस्वीर। अगर 2019 में भी अगर आप देखें और मैसूर के इलाके में अगर आप जाएं तो वहां
लोकसभा के चुनाव में जनता दल सेकुलर का वोट परसेंटेज कम होता है, और ये वो चुनाव था जिसमें जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी साथ आए थे, और बीजेपी को 28 में से 26 सीटें गठबंधन अपने एक सहयोगी के साथ मिली थी। इसका जरा जिक्र हमारे दर्शकों के लिए करें कि भाई क्या परसेंटेज वोट था पूरे राज्य के अंदर और मैसूर क्षेत्र के अंदर। आप इसमें एक बहुत सिंपल आंकड़ा देखिए आशुतोष जी कि ये अलायंस होता है जेडीएस और कांग्रेस का। अगर हम केवल ओल्ड मैसूर देखें, 2014 के नंबर अगर हम ऐड कर दें दोनों पार्टीज के, तो ओल्ड मैसूर में कांग्रेस प्लस जेडीएस को उस समय तकरीबन 69% वोट मिला था। ये 19 में जब गठबंधन होता है, ये घट के 46% हो जाता है। बीजेपी जो ओल्ड मैसूर में 24% पे होती है, 25% पे 2014 में, वो 19 तक आते आते 40% तक पहुंच जाती है, और इसमें इंडिपेंडेंट को अगर ऐड कर दो तो 40% क्रॉस कर जाती है। उसका कारण बहुत सिंपल है कि कांग्रेस ने जब अलायंस किया जेडीएस के साथ, वो मैथमेटिकली सही लग रहा था कि कांग्रेस का ओबीसी और मुस्लिम वोट प्लस जेडीएस का मुस्लिम प्लस वोकल लीग का वोट मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जमीन पर ओबीसी और वोकल लीग की बात इतनी बनी नहीं, वो जो वोट ट्रांसफर था वो हुआ नहीं, तो जो एंटी कांग्रेस वोट था जेडीएस का, वो चला गया बीजेपी में, और बीजेपी का वोट से एक स्पेक्टेकुलर राइज दिखाता है आपको। जेडीएस तकरीबन 9 सीटों में इंफ्लुएंस रखता है कर्नाटक की 28 में, और ये सारी की सारी ओल्ड मैसूर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उस साल 19 में मेरा कहने का मतलब है, जितना होना चाहिए था गणित वो बना नहीं बिल्कुल, लेकिन एक चीज दिखी, जेडीएस का वोट शेयर गिरना शुरू हो गया था। जेडीएस का जो कुल वोट शेयर 14 में पूरे राज्य में 11% था, वो तकरीबन 9.5 पे आ गया था 19 तक आते आते। और ओल्ड मैसूर, ये तो खैर क्योंकि सीटें भी कम लड़ी थी, इस वजह से भी हम कह सकते हैं मैथमेटिकली वो डिप आ रहा था, लेकिन उसका एक कारण ये भी था कि सीटें वो कम लड़े थे। कहने का मतलब ये है कि जो 19 का अलायंस था वो एक फ्लॉप शो था कांग्रेस और जेडीएस के बीच। देवेगौड़ा साहब की अपनी फैमिली के लोग सीटें हार गए थे, और अंततः ये हुआ था कि 28 में से एक सीट केवल कांग्रेस को, एक सीट जेडीएस, और बाकी सब बीजेपी और एक इंडिपेंडेंट के हाथ में। अगर हम 2019 का जिस तरीके से आपने आंकड़ा दिया है, अगर इसको हम 2023 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 51.3% वोट पूरे राज्य में मिलता है, और मैसूर क्षेत्र में भी 39.6, यानी कांग्रेस और जेडीएस कहीं भी उनके करीब नहीं है। अब 2023 में यह आंकड़ा थोड़ा सा बदलता है। 2023 में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे राज्य में 36% और कांग्रेस को 42% वोट मिलता है, और जेडीएस को 13% वोट मिलता है। लेकिन मैसूर के क्षेत्र में बीजेपी की जो वोट परसेंट है वो 22 पे आके सिकुड़ जाती है, कांग्रेस 41% चली जाती है और जेडीएस 29% पर रहती है। अब ये जो आंकड़ा है, अगर हम लोकसभा को बेंचमार्क मानते हैं, तब तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर विधानसभा को बेंचमार्क मारते हैं, तब यह मानना पड़ेगा कि बीजेपी जानती है कि अगर 2023 विधानसभा का अगर तरीके से वोट पड़ेगा तो लोकसभा में उसको दिक्कत आने वाली है। तो क्या यह कारण है जिसकी वजह से बीजेपी और जेडीएस साथ आ रहे हैं, और उनको लगता है अगर साथ आएंगे तो मैसूर के क्षेत्र में जेडीएस बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल जाएगी और बाकी राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी। मैं इसमें पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि वो करीब नहीं आ रहे थे, ऐसा नहीं है। अलायंस के बाद उनका वोट से मिला के 40% बनता है, बीजेपी का 40+ बनता है, लेकिन फिर भी सीटों में या लीड्स में अगर हम देखें, प्लस मैं 19 की बात कर रहा हूं अभी भी, लीड्स में कांग्रेस प्लस जेडीएस 26 लीड्स लाती है ओल्ड मैसूर में, और बीजेपी लाती है 24 प्लस इंडिपेंडेंट की 7। तो ऐसा नहीं है कि स्वीप है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है क्योंकि उनको वोट ट्रांसफर हो रहा है जो एंटी कांग्रेस है। तो पहली बात तो ये, आपने कहा 23 का जो इलेक्शन हुआ, देखिए हम हमेशा केयरफुल होते हैं स्टेट इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से कंपेयर करने में। ये स्थिति आई है कर्नाटक में, लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग बहुत डिफरेंट होती है काफी समय से। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो जेडीएस तकरीबन 18 से 20% वोट लाती है 2013 में 18 में असेंबली इलेक्शन में, वही नेशनल इलेक्शन में 10% की पार्टी बन के रह जाती। इस बार
अगर आप जेडीएस को देखिए तो पूरे राज्य में अगर आप उनका वोट शेयर देखेंगे कर्नाटक में, तो वो अपने पुराने रिकॉर्ड से नीचे आई है असेंबली इलेक्शन के भी। जो 18 से 20 होता था वो 13% बन गया है। जो ओल्ड मैसूर था 39% उसका आया था 18 में, वो इस बार 30% बन के रह गया है। तो सबसे बड़ी लूजर 23 में जेडीएस रही है, क्योंकि उसका वोकलिगा वोट, जो उसका वोकलिगा वोट है, जी। वो बीजेपी ने भी लिया है और कांग्रेस ने भी लिया है। अगर आप एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो वोकलिगा वोट है उसमें जेडीएस का होल्ड कम हुआ है, सबसे बड़ा गेनर उसका कांग्रेस हुआ है, और उसके बाद कुछ हद तक गेनर बीजेपी रहा है। उसके बाद अगर हम ओल्ड मैसूर का इलाका देखें, कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 2023 में। 42% वोट कांग्रेस लाई, जेडीएस 30 और बीजेपी 22। तो यहां पे बीजेपी के लिए गेन था, कांग्रेस के लिए गेन था, लेकिन जेडीएस के लिए लॉस था। अब आप कह रहे हैं इस अलायंस से क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा वोकलिगा वोट अब 3 वे स्प्लिट है। तो एक एडवांटेज जरूर ये है कि जेडीएस बीजेपी के साथ आने से जो वो 9 सीटें हैं ओल्ड मैसूर की, वहां पर कंसोलिडेशन हो सकता है वोकलिगा वोट का। तकरीबन 55 ऐसी सीटें थी आशुतोष जी 2023 में असेंबली में, जहां अगर ये साथ में अगर आप मैथमेटिकली वोट्स ऐड कर दे बीजेपी जेडीएस, तो वो कांग्रेस से फ्लिप हो जाती। जी। लेकिन ये ट्रांसफर क्या इतना सीमलेस होगा? क्योंकि इसमें सवाल तो ये उठता है ना कि बीजेपी अगर वोकलिगा वोट को नजर में लगा के बैठी हुई है, तो क्या वो जेडीएस का फायदा पहुंचाना चाहेगी इस इलेक्शन में? तो एक संदेह रहेगा। साथ में कांग्रेस की भी अब वोकलिगा लीडरशिप आ गई है। डीके शिव कुमार हम सब जानते हैं, उनके ब्रदर भी हैं। तो मैथमेटिकली ये अलायंस सही लग रहा है उन 9 सीटों के लिए, और ट्रांसफर शायद बेहतर भी हो जाए, क्योंकि बीजेपी और इनके जो वोट बेस हैं वो इतने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है जितने कि कांग्रेस और जेडीएस के थे। तो शायद इस बार वोट ट्रांसफर 19 से बेहतर हो जेडीएस के साथ। लेकिन काउंटर फैक्टर्स भी हैं। जेडीएस के अपने एग्जिस्टेंस में एक सवाल हो सकता है उठे, जब ये चुनाव खत्म हो जाए, क्या बीजेपी जेडीएस की पार्टी तोड़ेगी या वोकलिगा वोट पे कैसे नजर गड़ा के बैठेगी? प्लस कांग्रेस को भी आपको काउंटर करना है, जो कांग्रेस भी एक इफेक्टिव वोकलिगा लीडरशिप दे रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने किलेबंदी करी है ये समझ के कि कांग्रेस की पैठ बढ़ रही है वोकलिगा वोट में, लेकिन आगे क्या होगा ये सीट शेयरिंग, वोट ट्रांसफर, इस सब पे निर्भर करेगा। आप म्यूट पे हैं आशुतोष जी, सॉरी। है अभी उसी भी बात को लेकर ये है कि क्या वोट ट्रांसफर होगा या वोट ट्रांसफर नहीं होगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले बता देते हैं जो एग्जिट पोल आया था, जी वो एग्जिट पोल क्या कह रहा था वोकलिगा वोट को लेकर, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो हमारी जी बात पूरी पूरी हो जाएगी। जी। तो अगर आप वोकल, हाँ जी, आपने दिखा दिया ग्राफिक कि वोकलिगा वोट जो था ये कांग्रेस को जी, ये जेडीएस को तकरीबन 46% गया था, 25% बीजेपी, 24% कांग्रेस। इसमें जो मिसिंग पार्ट है कि ये जेडीएस का 46 जो 8% गिरावट के बाद बना है, मतलब पहले 54% था ये एक्सेस के हिसाब से ही। और बीजेपी में ये +2% आया है, मतलब बीजेपी का पहले ये 23% हुआ करता था, और कांग्रेस का 17 से बढ़ के 24 आया है कंपेयर टू 2018। तो ये सिग्निफिकेंट जंप था कांग्रेस के लिए 2018 के बनस्पत। तो हालांकि वोकलिगा वोट में डोमिनेशन आपको अभी भी जेडीएस का दिख रहा है, लेकिन उनका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस वजह से कांग्रेस का एक खतरा है ओल्ड मैसूर में, और शायद इसी को देखकर ये किलेबंदी की गई है। बाकी राज्य में इसका कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा इस समय। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वोट ट्रांसफर कांग्रेस और जेडीएस नहीं कर पाए, जितना बुरी तरीके से वो फ्लॉप हुआ, शायद सिचुएशन इतनी बुरी यहां नहीं, क्योंकि जेडीएस और बीजेपी के वोट शेयर, जो वोट ब्लॉक है, वो काफी नीटली सेग्रीगेटेड है। जबकि कांग्रेस और जेडीएस के जो वोट शेयर, जो वोट ब्लॉक्स थे, वो जमीन पे एंटेगनिस्टिक थे, आपस में कॉन्फ्रंटेशन था उनका आपस में, जो ओबीसी, कुरुबा और वोकलिका। आप फिर म्यूट पे हैं इस आशुतोष जी। गठबंधन का फायदा होगा या नहीं होगा बीजेपी? हो सकता है, मैं वही कह रहा हूं कि इसका पोटेंशियल 2019 के गठबंधन से ज्यादा लग रहा है, लेकिन काउंटर फैक्टर्स भी रहेंगे। इसमें काउंटर फैक्टर्स भी रहेंगे,
और 2023 का हमने हालांकि आंकड़ा लिया है, लेकिन शायद ये सही बेंचमार्क नहीं होगा। एक उदाहरण लीजिए, अगर जेडीएस का हम वोट शेयर हिस्टोरिकली देखें, मैंने आपको भी बताया कि अगर वो स्टेट इलेक्शन में 18 से 20% लाती है, तो लोकसभा में आते आते वो आधा हो जाता है तकरीबन। तो अब तो जेडीएस तकरीबन 13% वोट लाई है। इसका मतलब अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो क्या वो 5% पे आके सिमट जाएगी? अगर ऐसा होगा और कांग्रेस की सेंधमारी वोकलिका में जारी रहेगी, तो शायद जेडीएस बीजेपी को उतना बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन अगर इस अलायंस की वजह से बीजेपी का वोट जेडीएस को, जेडीएस का वोट बीजेपी को ट्रांसफर होता है और कांग्रेस के वोट से ये लोग अपनी भरपाई करते हैं, तो शायद एडवांटेज इनको मिल सकता है। लेकिन मुझे ज्यादा खतरा जेडीएस के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए लगता है। आप फिर म्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।